नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म रेंज लर्निंग हब पर। दोस्तों, आज की शानदार क्लास में हम विलेन अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम व उसकी सीमाएं। और ये पढ़ने के बाद हम आदर्श विलेन व अनादर्श विलेन की तरफ बढ़ेंगे और इसी चैप्टर में आज हम लास्ट में धनात्मक विचलन व ऋणात्मक विचलन क्या होता है इसे भी समझेंगे। और राउल्ट का नियम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, एक किसी ना किसी सेट में इसको जरूर डाल देते हैं, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। पूरा ही लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लेक्चर को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम राउल्ट के नियम से। नोट कीजिए इसको दोस्तों। आइए राउल्ट को नियम को समझते हैं। राउल्ट का नियम क्या कह रहा है? कह रहा है वाष्पशील द्रवों के विलयन में। कैसा? वाष्पशील द्रव, यानी आप जो विलयन बना रहे हैं उसमें जो द्रव आप मिलाएंगे वो द्रव कैसे होने चाहिए? वाष्पशील होने चाहिए, अर्थात आसानी से कैसे होने चाहिए? वाष्पित हो जाने चाहिए। कैसे? आसानी से वाष्पित हो जाने चाहिए। तो कह रहा है वाष्पशील द्रवों के विलयन में, यानी जो आप विलयन बनाएंगे वो द्रव को मिलाकर ही बनाएंगे, यानी आपका विलय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब। जो आपने विलयन बनाया है उसमें जितने भी अवयव आपने मिलाए हैं, हो सकता है आपने दो अवयव मिलाए हों और दोनों ही क्या हो? द्रव हो। तो कह रहा है प्रत्येक अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, मतलब अलग अलग वाष्प दाब जो उनका होगा, वो कह रहा है विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यानी जितना जिसका ज्यादा मोल अंश होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब कह रहा है कि आपका जो आंशिक वाष्प दाब होगा अवयव का, वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। किसमें? विलयन में जो उसका मोल प्रभाज होगा। इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने एक घटक ए है, यानी एक द्रव ए है, ये द्रव ए है आपका, क्या है? द्रव ए है, और ये दूसरा द्रव आपका द्रव बी है, क्या है? द्रव बी है। इन दोनों को आपने मिला दिया, इन दोनों को मिलाने से आपका एक विलयन बनेगा, ठीक है। ये जो आपका विलयन बना है, द्रव ए का कुछ, क्योंकि द्रव ए वाष्पशील है और द्रव बी भी वाष्पशील है, कह रहा है वाष्पशील द्रवों के विलयन में। चूंकि दोनों ही क्या है? वाष्पशील है, इसलिए इसका जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा वो पी नॉट ए है, मान लीजिएगा, मान लेते। और जो द्रव बी है इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट बी है, और विलयन का कुल वाष्प दाब हम मान लेते हैं क्या है? पी टी है, ठीक है। तो ये कह रहा है अब इसमें दो घटक होंगे, एक द्रव ए भी होगा और एक द्रव बी भी होगा या नहीं होगा? एक द्रव ए भी होगा और एक द्रव बी भी होगा। मान लीजिए जो द्रव ए है उसका इस विलयन में मोल प्रभाज क्या है? उसका मोल प्रभाज है एक्स ए, ठीक है। और जो आपका अवयव बी है, यानी जो आपका द्रव बी है, उसका इस विलयन में मोल प्रभाज है एक्स बी। आई बात समझ भाई? एक्स ए क्या है? एक्स ए जो है वो द्रव ए का विलयन में मोल प्रभाज है। एक्स बी क्या है? एक्स बी विलयन में द्रव बी का क्या है? मोल प्रभाज है। आगे दोनों बात समझ में, एक्स बी और एक्स ए, ठीक। तो ये कह रहा है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में, ये वाष्पशील द्रवों का क्या हो गया? विलयन हो गया। प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव मतलब ए बी, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब कह रहा है। अब इसका आंशिक वाष्प दाब क्या होगा? आंशिक वाष्प दाब को हम मान लेते हैं पी ए है। घटक ए का आंशिक वाष्प दाब क्या है? पी ए, और घटक बी का आंशिक वाष्प दाब हम मान लेते हैं पी बी है, ठीक है। ये तो कह रहा है प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी जो पी ए होगा आपका वो समानुपाती होगा किसके? एक्स ए के। और जो पी बी होगा वो समानुपाती किसके होगा? एक्स बी के। आई बात समझ? यही तो कह रहा है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में, एक बार फिर से समझ लेते हैं, वाष्पशील द्रवों का विलयन हो गया में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए, द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी। और कह रहा है प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश, मोल अंश क्या है? द्रव ए का मोल अंश एक्स ए और द्रव बी का मोल अंश
एक्स बी कह रहे हैं इन दोनों के समानुपाती होता है। मैंने समानुपाती कर दिया। अब समानुपाती का हटा देंगे साइन। अब इसके बाद एक कांस्टेंट जुड़ेगा जो कि क्या होगा, पी नॉट ए। और आपने अभी पढ़ा है पी नॉट ए क्या है, द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। क्या है, द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। और ऐसे यहाँ पे समानुपाती का साइन हटाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ देंगे पी नॉट बी। पी नॉट बी क्या है, द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। और यहाँ पे एक्स बी आया। तो यही हमारा क्या है, राउल्ट का नियम है। उन्होंने कहा था वाष्पशील द्रवों के विलयन में, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब। देखिए वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का क्या, आंशिक वाष्प दाब। विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अब हम बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक डाल्टन थे साइंटिस्ट जिन्होंने कहा था कि किसी भी विलयन में, मान लीजिएगा ये विलयन है आपका, इसमें आपके जितने भी अवयव हैं, इसमें तो मान लीजिए द्रव ए और द्रव बी मिला दिए गए, तो इसका जो टोटल वाष्प दाब होगा, उन्होंने कहा था इन अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। इसका जो टोटल वाष्प दाब होगा, इसमें जितने भी घटक आपने मिलाए हैं उनके आंशिक वाष्प दाबों का क्या होगा, योग होगा। जैसे इसका टोटल प्रेशर क्या है, पीटी है, ठीक है। अब इसमें कितने घटक है, एक ए है एक बी है। ए का आंशिक वाष्प दाब पीए, बी का आंशिक वाष्प दाब पीबी, भाई बी का आंशिक वाष्प दाब पीबी और ए का आंशिक वाष्प दाब पीए। तो कह रहा है इन दोनों के योग के बराबर होगा, पीए प्लस पीबी। ये आ गया आपका डाल्टन का आंशिक दाब। इसको नोट कर लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा डाल्टन के दाब के नियमानुसार कि जो आपका टोटल प्रेशर होगा विलयन का, वो उसमें जो अवयव है आपके उनके आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। ये डाल्टन ने कहा था, यानी डाल्टन ने कहा था टोटल प्रेशर जो होगा वो इसमें जितने भी घटक होंगे उनके आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। ये डाल्टन ने कहा था। आइए इसमें वैल्यू रखते हैं पीए की और पीबी की। आपको पता है, यहां से शुरू करते हैं। पीए बराबर अभी हमने पढ़ा था पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि पीबी बराबर होता है पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी। ये हमने पीए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पीबी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी रखा है, ज्यादा कुछ नहीं किया। और ये हमने कैसे रखा है, ये राउल्ट के नियम के अनुसार अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ाते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि एक्स बी बराबर 1 माइनस, यानी कहीं भी अगर आपके ये फॉर्मूला आपने मोल प्रभाज में पढ़ा होगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी जितने आपके घटक हैं उनका सभी का मोल प्रभाज 1 के बराबर होता है। सभी का मोल प्रभाज योग कर दीजिएगा, वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसमें अभी 2 घटक थे एक्स ए प्लस एक्स बी, इनको जोड़ने पर 1 आएगा। तो अभी हम जान गए कि एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। आइए रख देते हैं, एक्स बी की जगह हम 1 माइनस एक्स ए रख सकते हैं, आप ये समझिएगा इस सूत्र से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीटी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस ये पी नॉट बी है माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। आगे बढ़ते हैं। पीटी बराबर ये पी नॉट ए इंटू एक्स ए है और ये पी नॉट बी एक्स ए है। इससे एक्स ए कॉमन कर लेंगे तो बचेगा पी नॉट ए माइनस का पी नॉट बी और प्लस का पी नॉट बी, ठीक है। ये बचेगा आपका। अब आगे बढ़तेगा, पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है। ये आपका सूत्र निकल कर आ गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे राउल्ट का नियम अच्छे से। राउल्ट के नियम में ये सूत्र भी पूछ देता है कि कैसे इसको डिराइव करेंगे, तो मैंने पूर्ण आपको बता दिया है, ठीक है। तो राउल्ट का नियम समझ गए कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और अब हम आगे बढ़ते हैं राउल्ट के नियम की सीमाओं की तरफ।
आइए अब राउल्ट के नियम की सीमाओं को जान लेते हैं। राउल्ट के नियम की सीमाओं में कह रहा है कि नंबर 1 पर कह रहा है कि आदर्श विलयनों पर लागू होता है, यानी राउल्ट का नियम सिर्फ और सिर्फ आदर्श विलयनों पर लागू होता है, आइडियल सॉल्यूशंस पर। अभी हम आगे जानेंगे, चर्चा करेंगे आदर्श सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि राउल्ट के नियम की सीमाओं में नंबर 1 पर है आदर्श विलयनों पर लागू होता है, अनादर्श विलयनों पर लागू नहीं होता है। ठीक है। नंबर 2 कह रहा है विलय विलायक या विलायक विलायक से क्रिया करने वाले विलयनों पर लागू नहीं होता है। मतलब ऐसे विलयनों में ये लागू नहीं होता है जहां पर विलय विलायक आपस में क्रिया कर लें या विलायक विलायक आपस में क्रिया कर लें। कई सारे विलयन ऐसे होते हैं जिनमें विलायक विलायक आपस में ही रासायनिक क्रिया कर लेते हैं, वहां पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। या जहां पर विलय विलायक आपस में ही रासायनिक क्रिया करने लग जाए, ऐसी स्थिति में जो है आपका राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। नंबर 3 कह रहा है जहां विलय विलायक में वियोजित या संगुणित हो जाता है वहां भी लागू नहीं होता। कह रहा है ऐसे विलयनों में राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा जहां पर विलय विलायक में या संगुणित हो जाए या वियोजित हो जाए यानी टूट जाए, वहां भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। इन तीनों ही सीमाओं को आप नोट कर लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे आदर्श विलयन किसे कहते हैं। आदर्श विलयन जिसे हम आइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। आदर्श विलयन को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। दोस्तों आइडियल सॉल्यूशन की ये 5 कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, इन्हीं के माध्यम से हम समझ लेते हैं। आप इसकी एग्जाम में परिभाषा बनाकर लिख सकते हैं। कैसे बना के लिखेंगे कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो राउल्ट के नियम का पालन होना चाहिए। वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे कौन से विलयन होंगे? आदर्श विलयन। नंबर 2 कह रहा है डेल्टा एच मिक्सचर क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। अर्थात ऊर्जा का जो परिवर्तन है दोनों में ही क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी डेल्टा एच मिक्सचर जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कह रहा है डेल्टा वी मिक्सचर 0 होना चाहिए। यानी मिलाने के बाद विलय और विलायक को मिलाने के बाद जो इनका आयतन होगा और जो विलयन का आयतन होगा ये दोनों ही क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो डेल्टा वी मिक्सचर क्या होना चाहिए? वो 0 के बराबर होना चाहिए। अर्थात इसमें आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहाँ पे ऊर्जा परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वे सभी विलयन क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन कहलाएंगे। नंबर 4 कह रहा है ए बी बी बराबर होना चाहिए ए बी की। यहाँ ए बी बी और ए बी क्या है समझते हैं। ए ये विलय विलय है, बी बी विलायक विलायक और ए बी विलय विलायक है। मतलब कह रहा है विलय विलय के अणुओं के बीच आकर्षण बल और विलायक विलायक अणुओं के बीच आकर्षण बल और विलय विलायक अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी विलय विलय विलायक विलायक अणुओं के बीच का जो आकर्षण है वो विलय विलायक अणुओं के बीच के आकर्षण के बराबर होने चाहिए। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, क्या विलय विलय विलायक विलायक अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो विलय विलायक अणुओं के बीच के आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। वो विलयन क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। नंबर 5 यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। एक लिखा है बेंजीन टोल्यून, यानी जो बेंजीन टोल्यून का सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? आदर्श विलयन होगा। नंबर बी क्या हेक्सेन हेप्टेन, इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? आदर्श विलयन होगा। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं, आप 2 याद करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है। ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिएगा। वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। वे सभी विलयन जिनमें ऊर्जा का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्या है? आदर्श विलयन कहलाएंगे। वे सभी विलयन जिनमें आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, आदर्श विलयन कहलाएंगे। वे सभी विलयन जिनमें विलय विलय और विलायक विलायक अणुओं के बीच आकर्षण बल विलय विलायक अणुओं के बीच आकर्षण के बल के बराबर होना चाहिए, क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन। और इनके उदाहरण हो गए 2, बेंजीन टोल्यून विलयन और हेक्सेन हेप्टेन विलयन। आई बात समझ। अब हम बढ़ते हैं अनादर्श विलयन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी अभी हमने जाना आदर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे अनादर्श विलयन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्या वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है। आइए इसको लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा कि वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अनादर्श विलयन कहलाते हैं।
यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब जो अनादर्श विलयन है ये राउल्ट के नियम से दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित करते हैं, एक धनात्मक विचलन, एक ऋणात्मक विचलन। क्या ये जो अनादर्श विलयन है ये दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित करते हैं राउल्ट के नियम से, एक धनात्मक विचलन और दूसरा ऋणात्मक विचलन। आइए हम दोनों को विस्तार से समझते हैं। मतलब जो अनादर्श विलयन है ये राउल्ट के नियम से दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित करते हैं, दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये राउल्ट के नियम से दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित करते हैं। नंबर एक ऋणात्मक विचलन। चलिए सबसे पहले धनात्मक विचलन देख लेते हैं। नंबर दो, एक धनात्मक विचलन और नंबर दो आपका हो जाएगा ऋणात्मक विचलन। नंबर दो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन। ठीक है, एक राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, एक राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। इन दोनों को ही हम विस्तार से अब आगे समझेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी अभी हमने पढ़ा आदर्श विलयन के बारे में और इसके बाद अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ा। तो अनादर्श विलयन जो थे हमारे वो विलयन थे जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, और ये अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित कर सकते हैं, एक धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन। आइए नंबर एक पर हम देखते हैं धनात्मक विचलन के बारे में। कह रहा है कि जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक आता है। मतलब कह रहा है कि किसी विलयन का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से क्या रहा है, अधिक आ रहा है। मान लीजिए आपने प्रयोग किया है, प्रयोग द्वारा वाष्प दाब ज्ञात किया है, प्रयोग द्वारा वाष्प दाब ज्ञात किया है, और इधर आपने क्या किया है कि राउल्ट के नियम द्वारा आपने वाष्प दाब ज्ञात कर लिया है। राउल्ट के नियम द्वारा आपने क्या है, वाष्प दाब ज्ञात कर लिया है। तो कह रहा है कि जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक आ जाता है, मतलब जब ये चीज हो जाती है, ठीक है, ये प्रयोग द्वारा वाष्प दाब ज्ञात किया गया राउल्ट के नियम द्वारा और ये ज्यादा आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बोला जाता है कि जो आपका विलयन है वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रकट करता है। किस कंडीशन में, जब आपने प्रयोग द्वारा वाष्प दाब ज्ञात किया है और राउल्ट के नियम द्वारा, दोनों ही उससे ज्ञात किया है तरीकों से, तो ये वाला ज्यादा आ जाए और ये वाला कम आ जाए, ऐसी कंडीशन में बोला जाता है कि आपका जो विलयन है वो राउल्ट के नियम से क्या है, धनात्मक विचलन प्रकट करता है। आई बात समझ। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे में क्या होगा। नंबर एक पर ऐसी कंडीशन में जो आपका टोटल प्रेशर होगा वो ज्यादा आएगा, क्योंकि हमने प्रयोग द्वारा ज्ञात किया है टोटल प्रेशर, और जो आपका पीए प्लस पीबी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ। अगर यही आदर्श विलयन होता तो आपका क्या हो जाता, तो ये दोनों बराबर होते, लेकिन ये आदर्श विलयन नहीं है, ये धनात्मक विचलन है। अब ये धनात्मक विचलन प्रकट करता है तो ये टोटल प्रेशर ज्यादा आएगा। आई बात समझ। इसी में आपका क्या हो जाएगा, पी ए जो होता है आपका आंशिक वाष्प दाब, वो क्या है, वो भी ज्यादा आएगा। किससे, राउल्ट के नियम से, पी नॉट एक्स ए से। और ऐसे में पी बी जो होगा वो भी ज्यादा आएगा, किससे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। आई बात समझ। इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नंबर दो में आपका जो डेल्टा एच मिक्सचर होगा और जो डेल्टा वी मिक्सचर होगा, यानी आयतन परिवर्तन, ऐसे में क्या होगा, जो ये होगा डेल्टा एच मिक्सचर यानी ऊर्जा परिवर्तन, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो आयतन परिवर्तन होगा ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, अर्थात जीरो से दोनों ही बड़े आएंगे। ठीक है, नंबर फोर्थ यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, नंबर फोर्थ जो आपका विलय के अणुओं का आकर्षण बल होगा और विलायक अणुओं के बीच आकर्षण बल होगा, वो ज्यादा होगा विलायक के अणुओं के बीच के आकर्षण बल के। विलय के बीच का आकर्षण बल और विलायक के बीच का आकर्षण बल, जो विलायक के बीच के आकर्षण बल से ज्यादा होगा,
और ये विलय विलायक का आकर्षण बल जो है कम हो जाता है। यही कारण है कि जो आपके विलयन का वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इनके बीच का जो आकर्षण है क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। समझिए कम हो जा रहा है तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे। आसानी से क्या होंगे, वाष्पित हो जाएंगे आसानी से। अब जब आसानी से वाष्पित हो जाएंगे तो इनका वाष्प दाब क्या आएगा, वाष्प दाब इनका ज्यादा आएगा। यही कारण है कि विलय विलायक के बीच का जो आकर्षण है ये कम होने की वजह से ये आसानी से वाष्पित हो रहे हैं, और आसानी से वाष्पित होने के कारण इनका वाष्प दाब जो है राउल्ट के नियम से ज्यादा आ रहा है, जिस कारण हम बोलेंगे कि ये जो आपका विलयन है ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रकट करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अब हम देखेंगे इसका एक उदाहरण, साइक्लोहेक्सेन तथा एथेनॉल का विलयन। ये क्या है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रकट करता है। साइक्लोहेक्सेन तथा एथेनॉल का विलयन, इसको नोट कर लीजिए। एक ये उदाहरण हो गया साइक्लोहेक्सेन तथा एथेनॉल का विलयन, और एक होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा हेक्सेन का विलयन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, मतलब वो विलयन हम देखेंगे जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रकट करते हैं। हमने धनात्मक विचलन को पूर्णतः पढ़ लिया है, अब हम बढ़ेंगे ऋणात्मक विचलन की तरफ। इसको नोट कर लीजिए। नंबर 2 हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, ऋणात्मक विचलन। क्या पढ़ेंगे, ऋणात्मक विचलन। अभी अभी हमने पढ़ा है धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन क्या था, जिसमें मतलब प्रायोगिक द्वारा जो है आपका प्रयोग द्वारा वाष्प दाब जो आपने ज्ञात किया था वो राउल्ट के नियम से ज्यादा आ रहा था। इसमें क्या होगा, जो आपने प्रयोग द्वारा वाष्प दाब ज्ञात किया है वो राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से कम आएगा, इसीलिए ऋणात्मक विचलन बोल रहे हैं। इसको लिख लेते हैं। तो आप इसकी परिभाषा बना लेना। ओके, मैं यहाँ पे परिभाषा लगा दूंगा, उसको नोट कर लेना। केवल हम अभी इसको समझ लेंगे, क्योंकि हमने धनात्मक विचलन में पूरी परिभाषा लिखी थी। इसको हम केवल समझ लेते हैं, और मैं यहाँ पे उसकी फोटो लगा दूंगा परिभाषा की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो प्रयोग द्वारा आपका प्रयोग द्वारा वाष्प दाब होगा ये आपका कम आएगा। किससे, राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से वाष्प दाब से। तो जो आपने राउल्ट के नियम द्वारा वाष्प दाब ज्ञात किया है वो ज्यादा आएगा, किससे, प्रयोग द्वारा वाष्प दाब से। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पर हम पॉइंट लिखेंगे, इसका जो डेल्टा एच मिक्सचर होगा, यानी इसमें जो ऊर्जा परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी 0 से कम होगा। इसमें जो आपका आयतन परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपका विलयन का आयतन है वो विलय विलायक के आयतन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए इसमें जो आयतन परिवर्तन आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब विलयन का आयतन कम क्यों हो जाएगा, इसको हम तीसरे पॉइंट में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके जो विलय विलय के बीच के अणुओं का आकर्षण बल है और जो विलायक विलायक के अणुओं के बीच का आकर्षण बल है ये कम हो जाता है विलय विलायक के अणुओं के बीच के आकर्षण बल से। अब विलय विलायक के अणुओं के बीच का आकर्षण क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। देख लीजिए, विलय विलायक के अणुओं के बीच का आकर्षण बल ज्यादा हो रहा है और विलय विलय विलायक विलायक के अणुओं के बीच का आकर्षण कम है। तो ये जब ज्यादा हो जाएगा इनका आकर्षण, तो इनके अणु आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, बंध जाएंगे मजबूती से विलय और विलायक के। तो इनके जब अणु आपस में बंध जाएंगे मजबूती से तो वाष्पित क्या हो जाएगा, वाष्पन जो है, वाष्पन आपका क्या हो जाएगा, वाष्पन कम हो जाएगा। और आपका जब वाष्पन कम हो जाएगा तो जब आप प्रयोग द्वारा वाष्प दाब निकालेंगे तो आपका वाष्प दाब क्या आएगा, कम आएगा, और राउल्ट के नियम से वाष्प दाब ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका ये कारण है, और आयतन इसीलिए कम हो जाता है क्योंकि इनके बीच क्या है, बंध मजबूती से बंध जाते हैं और विलय विलायक आपस में एक दूसरे में मिल जाते हैं, इसलिए आयतन इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसलिए आयतन परिवर्तन नेगेटिव आता है, अर्थात 0 से कम आता है। यही कारण है कि वाष्पन कम होने की वजह से प्रयोग द्वारा जो हम वाष्प दाब निकालते हैं तो वाष्प दाब क्या आता है, कम आता है, और उसे हम ऋणात्मक विचलन का नाम दे देते हैं। ठीक है, नंबर 4 पर कि जो आपका राउल्ट का नियम द्वारा आपने प्रयोग द्वारा, ये पीटी क्या है, प्रयोग द्वारा वाष्प दाब है, ये क्या है, कम आएगा आपके किसके, राउल्ट के नियम द्वारा वाष्प दाब से। और आपका जो पीए और पीबी था
यानी अवयवों का आंशिक वाष्प दाब, ये भी क्या आएगा, कम आएगा, किससे, राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए, ठीक है। पीए कम आएगा पी नॉट एक्स से, पी भी कम आएगा पी नॉट बी एक्स बी से। आई बात समझ, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा क्लोरोफॉर्म एसीटोन विलयन। आइए कहां पे लिखते हैं इसका उदाहरण, यहाँ पे इसका उदाहरण लिख लेते हैं। नंबर 5 क्लोरोफॉर्म और एसीटोन विलयन, और एक हो जाएगा आपका H2O और अल्कोहल का विलयन। ये दो आपके उदाहरण है, इन दो उदाहरणों को नोट कर लीजिएगा। और हमने आज धनात्मक और ऋणात्मक विलयन को अच्छे से समझ लिया है, राउल्ट के नियम को भी व उसकी सीमाओं को भी, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया है। और कल के लेक्चर में हम जानेंगे सांद्रता के पदों के बारे में, यानी मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कल का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। आज के इस वीडियो को पहले आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।